हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 11 के केमिस्ट्री क्लास में। आज हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना चैप्टर 2 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो गौर से ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए। आप इससे पहले की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि आखिर जो रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल सब्सटेंस है, वो क्यों स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं उनसे स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जब परमाणु के किसी एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, और जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से अपने निम्न ऊर्जा स्तर में पहुँचता है, लोअर एनर्जी लेवल में पहुँचता है, तो उस दौरान वो क्या है, एक विकिरण उत्सर्जित करता है जिसकी ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों के जो ऊर्जा अंतराल है उसके बराबर होता है। जो एनर्जी गैप है उसके बराबर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा होती है, और जब वही किसी प्रिज्म से गुजरता है और स्पेक्ट्रोस्कोप से अध्ययन किया जाता है तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इस चीज़ को हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणुओं से प्राप्त होने वाले सामान्यतः जो स्पेक्ट्रम होते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं, और रेखीय स्पेक्ट्रम को जनरली परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इसी प्रकार अणुओं से प्राप्त होने वाले जो स्पेक्ट्रम हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, और बैंड स्पेक्ट्रम को सामान्यतः आणविक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। आप परमाणविक स्पेक्ट्रम का बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन परमाणु सबसे अच्छा और सरल उदाहरण इसलिए माना जाता है कि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो एक प्रोटॉन के चारों ओर वो घूमते रहता है। क्योंकि आप भली भांति अवगत हो चुके हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के एक नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। लेकिन ये देखा गया, पहले हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रमों का अध्ययन सर्वप्रथम बामर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने देखा कि कई प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। इससे तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर विभिन्न प्रकार के उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, और जब उच्च ऊर्जा स्तरों में क्रम से जब नीचे आते हैं तो हर एनर्जी लेवल पर अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि इसके बाद कई और जो वैज्ञानिकों ने इस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में शोध किया। शोध में पाया कि ऐसे 8 एनर्जी लेवल को प्राप्त कर लेता है, मतलब एक मूल अवस्था को छोड़कर 7 और एनर्जी लेवल को प्राप्त कर सकता है। मतलब पहला इसका हाइड्रोजन का निम्न ऊर्जा स्तर हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के साथ साथ नए ऊर्जा स्तर को वो प्राप्त कर सकता है। शोध से यह निष्कर्ष निकला। अब डायग्राम में देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, n बराबर 1 अर्थात प्रथम ऊर्जा स्तर, n बराबर 2 द्वितीय ऊर्जा स्तर, n इक्वल टू 3 तीसरा ऊर्जा स्तर, n इक्वल टू 4 चौथा ऊर्जा स्तर, n इक्वल टू 5 पांचवा ऊर्जा स्तर, n इक्वल टू 6 छठवां ऊर्जा स्तर, n इक्वल टू 7 सातवां, और n इक्वल टू 8। इतने एनर्जी लेवल को प्राप्त कर लेता है। तो एक एक ग्राफ को हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर पहले हाइड्रोजन जो है मूल एनर्जी लेवल में आया है, मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्राथमिक ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में है, अगर वो जंप कर कर दूसरे ऊर्जा स्तर में चला गया है तो दूसरे से पहले में आता है तो एक प्रकार का स्पेक्ट्रमी रेखा उत्पन्न करेगा। यदि वो उत्तेजित होकर तीसरे ऊर्जा स्तर में आ गया है और पुनः पहले में आता है तो दूसरे प्रकार के स्पेक्ट्रमी रेखा उत्पन्न करेगा या बनाएगा। अगर मूल ऊर्जा स्तर से वो इलेक्ट्रॉन इतना ऊर्जा प्राप्त करता है कि चौथे लेवल के उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, और वहां से जब आ रहा है नीचे तो अलग प्रकार क्या करेगा। इसी प्रकार का अगर वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेवल पाकर उच्च 8वें ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाता है और वहां से अपने मूल ऊर्जा स्तर में जाएगा तो अलग स्पेक्ट्रमी रेखा वो रिलीज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले में आने की जो संख्या है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, वो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जो पहले ऊर्जा स्तर में, मतलब न्यूनतम ऊर्जा स्तर का जो कोष है, एनर्जी लेवल है,
तो वहाँ पास आने वाले लगभग 7 प्रकार के स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी, और जस्ट दूसरे तक आने वाले में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या घट जाएगी 6, इसमें 5, इसमें 4 और इसमें 3। आप इस चित्र के माध्यम से बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। तो जब विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ रही है, तब उस श्रेणी के जितने आपके जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, लाइमन नाम के भौतिक शास्त्री ने अध्ययन किया, इसलिए इसको लाइमन सीरीज नाम दिया गया। इस वेवलेंथ जो है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो जब इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका वेवलेंथ का जो रेंज है 920 एंगस्ट्रॉम से 1200 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, और ये वाला रीजन जो आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, मतलब हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है। दूसरा देखिए बामर सीरीज कि तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, सातवें से, आठवें ऊर्जा स्तर से अगर दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं का वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉन से 6500 एंगस्ट्रॉन तक आता है। अब यह दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के रीजन में आता है। क्योंकि बामर ने इसका अध्ययन किया था इसलिए इसको बामर सीरीज बोला जाता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं 8वें, 7वें, 6वें, 5वें और चौथे से तीसरे तक आ रहा है, तीसरे एनर्जी लेवल तक, तो उसका जो वेवलेंथ है 9500 एंगस्ट्रॉन से 18775 एंगस्ट्रॉन, मतलब 9500 एंगस्ट्रॉन से 18750 एंगस्ट्रॉन तक आता है। अब ये इंफ्रारेड रीजन में आता है, और चूंकि इसको पास्चन ने देखा तो इसको पास्चन श्रेणी अध्ययन किया, तो ऐसा ही इसको ब्रैकेट ने अध्ययन किया तो ब्रैकेट श्रेणी में हो गया, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। इसका वेवलेंथ 19450 एंगस्ट्रॉम से 40500 एंगस्ट्रॉम है। इसको आप फुल श्रेणी कहते हैं, जो इंफ्रारेड रीजन में ही आता है। तो ये जो आप चित्र सामने देख रहे हैं, जो ग्राफी अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही सरल है। अब यहाँ पास एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम बामर नाम के रसायन भौतिक शास्त्री ने किया था, है ना। बामर नाम के भौतिक शास्त्री ने इसका अध्ययन किया था, वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। किसका? सिर्फ ये बामर सीरीज का। ये सब लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, ये सब जो है ना बामर सीरीज के बाद इसके अध्ययन किए गए हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो बामर ने लगभग 1885 में ही इसका अध्ययन किया था। क्या किया था? 1885 में अध्ययन किया था। और इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था, जिसको बामर सूत्र के नाम से जानते हैं। वो फार्मूला यहाँ पर देखिएगा, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ। वो फार्मूला था लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 4। ये फार्मूला बामर ने दिया था। क्या दिया था? लैम्डा इक्वल टू, एक यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा एक कांस्टेंट है ना। इस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है 364.6 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 364.6 नैनोमीटर होता है। 364.6 नैनोमीटर इस कांस्टेंट का वैल्यू है, नियतांक का मान है। अब यहाँ पास आप गौर से देखिएगा कि सबसे पहले खोज किसका हुआ? बामर ने किया। कब किया? 1885 में किया। तो इन्होंने जितने स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हुई सभी का वेवलेंथ को निकाला, जिसको आप अपने पुस्तक में देखेंगे तो इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को या हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा, हाइड्रोजन डेल्टा के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, तो बामर ने कितने स्पेक्ट्रमी रेखाओं को देखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेक्ट्रमी रेखाओं को देखा, और उस आधार पर उन्होंने नाम दिया। और सभी के मतलब लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज में जितने स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनके वेवलेंथ को सिर्फ गणना करने के लिए यह फार्मूला को दिया। अगर मैं बात करूं, अगर इस स्पेक्ट्रमी रेखा का मैं देखूं कि इसका वेवलेंथ कितना है, इसका वेवलेंथ को देखिएगा, ये प्रथम रेखा को यहाँ पर सीधे लिखिए लेमडा इक्वल टू n स्क्वायर। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पास? ये प्रथम रेखा किस एनर्जी लेवल से आ रहा है? तीसरे एनर्जी लेवल से आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? दूसरे में आ रहा है। जब दूसरे में आ रहा है तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, लेकिन आ किससे रहा है? तीसरे में से आ रहा है ना। तो n का वैल्यू यहाँ क्या लिया जाएगा? 3 लिया जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट के वैल्यू को पहले लिख देते हैं 364.6, और यहाँ पास n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पास पुनः स्क्वायर है तो एन का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। तो ये लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 364.6 और ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 364.6 को 9 से क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 है ना, 3009 का है ना, तो ये आपका आ जाएगा 3281.4 और ये 5 से क्या होगा डिवाइड होगा। जब 5 से डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू आ जाता है 656.28 नैनोमीटर। समझ रहे हैं बात को आप? तो यहाँ पास से इसका वेवलेंथ निकल जा रहा है, कौन सा, इस स्पेक्ट्रम रेखा का। अगर इसका आप वेवलेंथ निकाल, हमने पहले का निकाला पहले रेखा का, आप दूसरे का निकालना चाहते हैं तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा किस एनर्जी लेवल से आ रहा है, चौथे से, तो एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसका निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कांस्टेंट वही रहेगा। अगर इस स्पेक्ट्रम रेखा का वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, जो विजिबल लाइट क्षेत्र में, विजिबल रीजन में जो ये स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त आ रहे हैं, इनका मान आपको वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ पास मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रमी रेखा और स्पेक्ट्रमी रेखाओं का वेवलेंथ है ना, हमने बामर फार्मूला से तो प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या ये बामर फार्मूला जो है इसके लिए लागू हो रहा है? किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए? क्या पास्टन सीरीज के लिए लागू हो रहा है? क्या ब्रैकेट सीरीज के लिए लागू हो रहा है? क्या फुंड सीरीज के लिए लागू हो रहा है? तो एक बात में याद रखें कि ये जो है लागू नहीं होता है। बामर फार्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज के लिए ही लागू होता है। प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है ताकि हम सभी के वेवलेंथ को निकाल सकें? तो इन सभी श्रेणी के लिए जो सबसे यूनिवर्सल फार्मूला है वो देखिएगा क्या है। वो फार्मूला है रीडरबर्ग नियतांक फार्मूला। आप गौर से देखिएगा क्या है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर और यहाँ पास जेड। जेड का आशय है एटॉमिक नंबर से, है ना। हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और रीडरबर्ग नियतांक जो है ये होता है 1.097 गुणे 10 के घात 5 सेंटीमीटर का इनवर्स होता है। ठीक है, इस फार्मूला से आप किसी का भी वेवलेंथ और वेव नंबर निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेसिफिक, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं, उसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर एच और ये 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1। तो ये फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेव नंबर, तरंग संख्या भी निकाल सकते हैं। तरंग संख्या न्यू बराबर 1 बाई क्या होता है, लेमडा होता है। तो यहाँ पास 1 बाई लेमडा की जगह क्या हो जाएगा न्यू बार, ये क्या हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा फार्मूला आर एच और इधर क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, तरंग संख्या का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह सार्वत्रिक फार्मूला है जिसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पास देखिए, हमारे जो बच्चे हैं 11वीं पढ़ने वाले, वे कभी कभी गलती क्या करते हैं कि n1 और n2 के मान को लिखने में गलती करते हैं। अगर सिर्फ मैं लाइमन श्रेणी का बात करूं, सिर्फ मैं लाइमन श्रेणी का अगर बात करता हूं तो n1 का वैल्यू क्या लिया जाएगा, तो n1 का वैल्यू देखिएगा क्या लिया जाएगा कि लाइमन श्रेणी में हर ऊर्जा स्तर से, हर प्रत्येक उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में। तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा कि निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, दूसरा से आ रहा है, तीसरा से भी आ रहा है, चौथा से भी आ रहा है, पांचवा से भी आ रहा है, छठवां से भी आ रहा है, सातवां से और आठवां से। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अगर पहले स्पेक्ट्रमी रेखा का बात किया जा रहा है तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना वैल्यू में से 2 को यहाँ लिया जाएगा। अगर 1 2 3 4 चौथे स्पेक्ट्रमी रेखा का बात किया जा रहा है, इसका गौर फरमाइएगा, इसका,
तो देखिएगा N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो तो एक ही होगा, लेकिन N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर बामर सीरीज का बात हम करेंगे तो देखिएगा बामर सीरीज के यहाँ देख लेते हैं, ये सबको आप समझ गए हैं। देखिएगा इस चित्र को बनाए रखते हैं क्योंकि एक और हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। अगर मैं बामर सीरीज का बात बोलूं, बामर सीरीज का या बामर श्रृंखला का मैं बात करूं, तो बामर श्रृंखला में देखिए उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन किस कोष में आ रहे हैं, किस ऊर्जा स्तर में, दूसरे में आ रहे हैं। तो यहाँ पास N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरे कोष में कहाँ से आ रहे हैं, तीसरे से आ रहा है, चौथे से आ रहा है, पांचवें से, छठवें से, सातवें से और आठवें से आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है। अगर मैं बात करूं फुंड सीरीज के लिए, अगर मैं बात करूं फुंड सीरीज के लिए, तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए N1 इसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि फुंड सीरीज के ऊपर के ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, पांचवें में आ रहे हैं। तो N1 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 5, और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, छठवें से आ रहा है, सातवें से आ रहा है और आठवें से आ रहा है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6, 7 और ये क्या हो जाएगा, 8। तो इस फार्मूला का उपयोग करके बड़ी आसानी से किसी भी सीरीज के स्पेक्ट्रमी रेखाओं का वेवलेंथ और वेव नंबर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन हम लगाएंगे तो ये और भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इतना आप लोग समझ गए हैं। बाकी मैं क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम उतना ही इस चित्र में रखते हैं जितना हमारा यूज का है क्वेश्चन में जो है, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न एक देखिए, प्रश्न है हमारा, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गौर से देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रृंखला में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रृंखला में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रृंखला में, ठीक है, बामर श्रृंखला में, ठीक है, तृतीय स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तृतीय स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब तृतीय ज्ञात करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। इसमें पहले क्वेश्चन को देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रृंखला में तृतीय स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब भी हम तत्काल तरंग संख्या का फार्मूला पढ़ के आए हैं, न्यू बराबर RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही पढ़ के आए हैं। तो न्यू बार देखिए, RH का जो वैल्यू है 1.097 और 97 गुणे 10 के घात 5 है। और यहाँ पास देखिए, यहाँ पास देखिए N1 का वैल्यू हमारे लिए क्या आने वाला है और N2 का वैल्यू क्या आने वाला है। किस रेखा का बामर सीरीज में बोल रहा है, तृतीय, थर्ड लाइन का। तो ये तो हो गया फर्स्ट लाइन, ये क्या हो गया सेकेंड लाइन, और ये क्या हो गया थर्ड लाइन। इस चीज को आप देख पा रहे हैं। तो थर्ड लाइन क्या है, किस निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, दूसरा में। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और आप देख रहे हैं कि किससे आ रहा है तीसरा स्पेक्ट्रमी रेखा, पांचवा से। तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो न्यू बार इक्वल टू को क्या हो जाएगा 1.097 गुणे 10 के घात 5, और यहाँ पास इस वैल्यू को लिख लीजिए। N1 का वैल्यू जो आया है, यहीं पास एक बार लिख लेते हैं, फार्मूला है। तो N1 का जो वैल्यू हमने निकाला है 2 निकाला है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस N2 का वैल्यू हमने 5 निकाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब जानते हैं 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, इस चीज़ को आप जानते हैं। तो न्यू बार इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 5, 25 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा इधर, और यहाँ पर देखेंगे कि 25 का गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू 1.097 गुणे 10 के घात 5, समझ रहे हैं। 25 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 21, बट्टे क्या बच रहा है 100, 100 मतलब
10 गुणे 10 और 10 गुणे 10 मतलब 10 के घात 2। ये क्या हो गया 10 के घात 2। 10 के घात 2 से 10 के घात 2 कट गया तो यहाँ क्या बचा 10 के घात 3। 21 का 1.097 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा न्यू बार बराबर 23.30 है ना, 23 पॉइंट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक, इसको पहले कर देते हैं, 03 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 के घात 3 हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं। इस डेसिमल को इधर ले जाइए तो ये वाला पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर का इनवर्स। ये आ गया बामर सीरीज के तृतीय रेखा के तृतीय स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंग संख्या। ठीक है, तो कुल मिलाकर इजी है, बस आपको क्या है कॉन्सेंट्रेट होकर अध्ययन करना है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।